Hello everyone, in this video we are going to discuss succession of property of a male intestate. Now regarding succession of property of a male intestate, ये तो सबके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक मेल की डेथ जब हो रही है तो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी उस चीज़ की, राइट? ठीक है, सो सबसे पहले द डिजीज शुड बी अ मेल पर्सन. दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड्स. Second thing is that when a male intestate dies, then in that situation we need to see whether there is any will existing or not. Okay, so that means first of all we need to see that whether there is any scope of testamentary succession or not. टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब है कि कोई विल एग्जिस्टिंग है. विल क्या होती है? Will is a document which is executed by a deceased person before his death, in which he is specifying that how his property should be devolved. ठीक है, उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, ऑल द इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज या फिर कुछ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी, वो कैसे डिवॉल्व होगी, वो किस पर्सन के पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, वो सब विल में स्पेसिफाइड होता है. तो अगर डिजीज ने अपनी डेथ से पहले एक विल बनाई है और विल में सब कुछ स्पेसिफाई करा है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, कब जाएगी और कैसे डिवॉल्व होगी, तो उस केस में विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी. ठीक है, देन द क्वेश्चन ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन डज नॉट अराइज. ठीक है, तो सबसे पहले यही चेक करना होता है दैट वेदर देयर इज अ विल एग्जिस्टिंग और नॉट. अब सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ विल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जिस्टेंस ऑफ विल के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो विल वैलिड है या नहीं है एंड वेदर इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड एज पर लॉ और नॉट. सो रिगार्डिंग विल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी वेदर द विल इज वैलिड plus whether it is capable of taking effect as per law. ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स डिटर्मिन करने होते हैं विल के साथ. ठीक है, अब अगर ये दोनों फैक्टर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो विल के अकॉर्डिंग डिवॉल्व होगी. ठीक है, एंड इफ देयर इज नो सच विल एग्जिस्टिंग और इफ द विल हैज बीन मेड ओनली फॉर पार्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से के लिए ही विल बनाई गई है और बाकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड इन द विल. इन दैट सिचुएशन द इशू ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन अराइजेस. सो द सेकेंड मेथड of devolution of property is interstate succession. So interstate succession की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डिजीज है उसकी कोई विल ही एग्जिस्ट नहीं करती है. Then only the question of interstate succession will arise. Then the issue of interstate succession among males is dealt with under section 8 of the Hindu Succession Act. सो सेक्शन 8 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट वो प्रोवाइड करता है स्कीम फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ अ मेल डाइंग इंटेस्टेट. सो जस्ट कम टू दैट. General rules of succession in the case of males. The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this chapter. Firstly, upon the heirs being the relatives specified in class 1 of the schedule. ठीक है, जो क्लास 1 एयर्स है सबसे पहले उनके पास जाएगी प्रॉपर्टी. सेकेंडली, इफ देयर इज नो एयर ऑफ क्लास 1 देन अपॉन द एयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल. अगर क्लास 1 का कोई भी रिलेटिव प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में प्रॉपर्टी क्लास 2 एयर्स के पास जाएगी. ठीक है. थर्डली, इफ देयर इज नो एयर ऑफ एनी ऑफ द टू क्लासेस देन अपॉन द एग्नेट्स ऑफ द डिजीज. एंड लास्टली, इफ देयर इज नो एग्नेट देन अपॉन द कॉग्नेट्स ऑफ द डिजीज. ठीक है, सो सिंपल सी स्कीम है. सबसे पहले हमें देखना होता है क्लास 1 एयर कोई प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, क्लास 1 एयर प्रेजेंट है तो क्लास 1 एयर्स के पास जाती है. अगर क्लास 1 एयर कोई भी नहीं है तो क्लास 2 एयर्स के पास जाती है प्रॉपर्टी. एंड अगर कोई भी क्लास 2 एयर्स भी प्रेजेंट नहीं है देन देयर इज दिस क्लास 3 एयर्स जिसको हम एग्नेट्स बोलते हैं. सो दिस इज क्लास 3 एंड दिस इज क्लास 4. सो क्लास 3 एयर्स के पास जाएगी अगर कोई क्लास 2 एयर भी प्रेजेंट नहीं है विच कंप्राइज ऑफ एग्नेट्स. ठीक है, एंड क्लास 4 एयर्स के पास जाएगी अगर कोई एग्नेट भी प्रेजेंट नहीं है. तो कॉग्नेट्स की हमने स्पेशलिटी पहले भी डिस्कस करी हुई है. दैट मीन्स दे आर अ मिक्स ऑफ रिलेटिव्स. इसमें सारे मेल रिलेटिव्स नहीं होते हैं, इसमें एक आधा फीमेल रिलेटिव भी होता है. इनफैक्ट इवन इफ देयर इज ओनली वन इंटरवीनिंग फीमेल देन ऑल्सो द फर्दर रिलेटिव्स आर कॉल्ड cognates only. ठीक है, I hope you guys remember that.
सो यहाँ पर हम स्केड्यूल की बात करें, हमने पहले भी क्लास 1 ईयर्स डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। नाउ अंडर क्लास 1 ईयर्स करंटली देर आर अ टोटल ऑफ 11 फीमेल ईयर्स एंड 5 मेल ईयर्स, ठीक है। 2005 अमेंडमेंट के बाद ये नंबर हो गया था क्लास 2 ईयर्स में, दैट मीन्स देर आर 11 फीमेल ईयर्स एंड 5 मेल ईयर्स। 2005 अमेंडमेंट से पहले देर वर 8 फीमेल ईयर्स एंड 4 मेल ईयर्स, 8 फीमेल एंड 4 मेल ईयर्स बिफोर 2005 अमेंडमेंट, ठीक है। एंड 2005 अमेंडमेंट के बाद टोटल फीमेल ईयर्स हो गई थी 11 एंड टोटल मेल ईयर्स हो गए थे 5, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 16। सो पहले 12 ईयर्स थे टोटल और बाद में 4 ईयर्स और ऐड हो गए थे, जिससे टोटल कितना बन गया था, 16 बन गया था। अब हमने डिस्कस करा है कि सबसे पहले क्लास 1 ईयर्स के पास जाएगी प्रॉपर्टी इफ एनी क्लास 1 ईयर इज प्रेजेंट, एंड इफ देर आर मोर देन क्लास 1 ईयर्स प्रेजेंट देन ऑल द क्लास 1 ईयर्स टेक प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर मान लो मदर भी है, डॉटर भी है, विडो भी है एंड सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन भी है, तो ये जो चारों रिलेशंस हैं ये चारों साथ में प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं। एंड इफ देयर इज ओनली वन क्लास 1 ईयर प्रेजेंट देन ऑल द प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय दैट वन क्लास 1 ईयर। दैट मीन्स क्लास 1 ईयर्स में जितने भी रिलेशंस प्रेजेंट है ना, वो सब कलेक्टिवली प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास 1 ईयर्स में सभी जो रिलेटिव्स हैं वो कलेक्टिवली प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रूल रिगार्डिंग क्लास 1 ईयर्स। बट अगर कोई भी क्लास 1 ईयर प्रेजेंट नहीं है देन ऑफ कोर्स वी विल हैव टू सी द लिस्ट ऑफ क्लास 2 ईयर्स, ठीक है। अब अगर हम क्लास 2 ईयर्स पर आए तो देखिए यहाँ पर जो स्केड्यूल है क्लास 2 ईयर्स का, इसमें हमें गिवन है फर्स्ट वन इज फादर, देन सेकंड इज सन, डॉटर, सन, सन्स, डॉटर्स, डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज बनाई हुई है, फर्स्ट में फादर बना दिया, ठीक है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें मल्टीपल रिलेटिव्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है दैट इफ देयर इज फादर प्रेजेंट, ठीक है, अगर फादर है अलाइव, इफ ही इज देयर then all the property is acquired by the father and all these relatives will be excluded. इनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर फादर है और अगर कोई भी क्लास 1 ईयर नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी फादर इनहेरिट कर लेंगे एंड बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट इफ लेट्स सपोज फादर इज नॉट देयर, ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकंड जो नंबर है उसमें कौन कौन रिलेटिव्स प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो ब्रदर है और सिस्टर है, देन ब्रदर एंड सिस्टर विल इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज टुगेदर, ठीक है। इसमें ये जो चारों रिलेशंस हैं ये चारों रिलेशन साथ में प्रॉपर्टी पूरी इनहेरिट करेंगे एंड बाकी जितने ये रिलेशंस गिवन हैं ये सब प्रॉपर्टी नहीं इनहेरिट करेंगे, दे विल बी एक्सक्लूडेड बाय द ईयर्स गिवन अंडर क्लॉज 2 ऑफ शेड्यूल ऑफ दिस शेड्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रदर और सिस्टर प्रेजेंट है तो ये दोनों साथ में प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे और बाकी किसी रिलेटिव को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड का कोई रिलेटिव नहीं है प्रेजेंट देन द रिलेटिव्स दैट आर इन दिस थर्ड लिस्ट विल inherit that property altogether and they will exclude the अदर रिलेटिव्स, ठीक है। फोर्थ से फिर जो भी रिलेटिव्स गिवन है वो सबको एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। सो ये एक थोड़ा डिफरेंट इनहेरिटेंस मैकेनिज्म है क्लास 1 से। क्लास 1 में जितने भी रिलेटिव्स हैं सब साथ में इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, बट क्लास 2 में जो फर्स्ट में रिलेटिव गिवन है वो बाकी सभी रिलेटिव्स को एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, देन जो सेकंड में है वो बाकी सब रिलेटिव्स को एक्सक्लूड करके प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, ठीक है। एंड अगर इन सब में से कोई भी रिलेटिव प्रेजेंट नहीं है देन द प्रॉपर्टी विल गो टू द एग्नेट्स, ठीक है, देन द एग्नेट्स विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड अगर कोई एग्नेट भी नहीं है तब कॉग्नेट्स के पास जाती है प्रॉपर्टी। अब अगर हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की बात करें, ठीक है, एग्नेट्स प्लस कॉग्नेट्स, इसमें हम ये नहीं देखते कि किस डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जो डिसेंडेंट है या जो असेंडेंट है वो मान लो 5th डिग्री तक है, 6th डिग्री तक है, 7th डिग्री तक है, डजंट मैटर, वो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। सो डिग्री डजंट मैटर इन दिस केस।
Also, here this explanation is important. In the schedule, references to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood. ठीक है, तो जो यूट्रिन ब्लड ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो इनहेरिट नहीं करते हैं प्रॉपर्टी एज क्लास 2 heirs. They may inherit property as agnate or cognate, but they do not inherit property as class 2 heirs. Please remember that. ठीक है, and second thing is that when we talk about father, here father does not include stepfather. ठीक है, फादर में स्टेप फादर इंक्लूडेड नहीं होता है. प्लस हियर व्हेन वी टॉक अबाउट son and daughter, sons and daughters, of course they include adopted son or daughter, but they do not include step son or stepdaughter. ठीक है, does not include stepson or stepdaughter. So this is how devolution of the property of male Hindu dying intestate takes place. Thank you.